राम राम सभी को। आज की इस क्लास में हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, लॉन्जिविटी, डेथ प्रिडिक्शन, एक्सीडेंटल केस के हम किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं और टाइम ऑफ इवेंट किस तरह से निकाल सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कब कोई एक्सीडेंट जैसा केस हो सकता है। तो देखिएगा, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी किसी व्यक्ति की आयु को प्रिडिक्ट करना होता है तो सबसे पहले जन्म कुंडली में हमें ये देखना होता है कि इस व्यक्ति की आयु वास्तव में है कितनी। किसी व्यक्ति की आयु 20 से 25 वर्ष हो सकती है, किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष हो सकती है, किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्ष हो सकती है। इसको ज्योतिष में तीन भागों में बांटा गया है: अल्पायु, मध्य आयु और पूर्ण आयु। अल्पायु में कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में जब वो व्यक्ति की एज लगभग 30 के आसपास, अगर 30-33 वर्ष की एज से पहले किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वह व्यक्ति अल्पायु था। ठीक है। 50 वर्ष की एज तक अगर कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसको मध्यायु कहा जाता है, और उससे ऊपर 60-70 की एज में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पूर्ण आयु ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। ये तो ज्योतिष की एक बात हो गई, किंतु फिर भी जब जन्म कुंडली की बात करते हैं तो वहां पर जब किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण करना होता है तो सबसे पहले हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना होता है। जब हम पाराशरी ज्योतिष की बात करते हैं तो लग्न और लग्नेश, और जब हम नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं तो गुरु को, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में प्राथमिकता दी गई है पुरुष के लिए और स्त्री के लिए शुक्र की, तो इनको विशेषता देखना होता है। और जब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं कि मैं किसी कुंडली में जब लॉन्जिविटी को देखता हूं तो मैं नाड़ी और पाराशरी दोनों का उपयोग करता हूं। नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से गुरु और शुक्र को लग्न बनाकर, और पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से मुख्य लग्न व लग्नेश के विश्लेषण के द्वारा। उसका कारण यह है कि जीवन की बाकी घटनाओं के लिए आप किसी एक पद्धति का यूज करो चलता है, किंतु जब किसी व्यक्ति की लाइफ में किसी एक्सीडेंट का प्रेडिक्शन देना हो या लॉन्जिविटी का प्रेडिक्शन देना हो ना, तब आपको बहुत ही केयरफुली वो सारी चीजों को एनालिसिस करना होता है। इसलिए आपको जितनी भी पद्धति आती है, जिस भी तरह का आपको ज्ञान है, उन सब का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति की लाइफ में होने वाले मेजर इंसिडेंट्स को कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ आज की इस क्लास में मैं नाड़ी और पराशरी दोनों के रूल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नाड़ी का तो एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है कि अगर किसी पुरुष की कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में, गुरु पाप कर्तरी में हो, अथवा गुरु राहु के प्रभाव में बहुत ज्यादा हो, गुरु और राहु की डिग्री बहुत क्लोज हो, या फिर गुरु के जस्ट आगे अगर राहु बैठा हो और उस पर किसी प्रकार से मंगल का प्रभाव आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की आयु पूर्ण होने की संभावना कम है। पहला नियम तो नाड़ी ज्योतिष का ही है। और अधिकांश जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं आप देखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं गुरु बहुत पीड़ित मिलेगा, राहु के प्रभाव में मिलेगा, और राहु के ऊपर मंगल का किसी ना किसी तरह से प्रभाव आएगा ही आएगा, या गुरु पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ होगा। ठीक है। फीमेल होरोस्कोप की अगर बात करें तो सेम कंडीशन शुक्र के साथ बनती है, किंतु शुक्र के लिए फीमेल होरोस्कोप में राहु की जगह आपको केतु को कंसीडर करना होगा। नाड़ी ज्योतिष कहते हैं कि किसी भी पुरुष के लिए राहु और स्त्री के लिए केतु काल का काम करता है, अर्थात उसको मोक्ष दिलाने का काम स्त्री को केतु और पुरुष को राहु करेगा। इसलिए जब भी आप कोई ऐसी कुंडली देखेंगे जिसमें कि गुरु राहु और मंगल के बीच में फंसा हुआ हो, या शुक्र केतु और मंगल के बीच में फंसा हुआ हो, तो ठीक है, डेथ प्रोडिक्शन की तो एक अलग बात है, मगर उन लोगों की लाइफ में सडनली कई बार बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उन लोगों की अक्सर ये कंप्लेन रहेगी कि मैं बहुत सही से ड्राइविंग कर रहा था मगर सामने से आकर किसी ने ठोक दी। फीमेल के साथ आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी, बहुत सारी फीमेल्स ये कंप्लेन करती हुई मिलेंगी अगर किसी फीमेल के शुगर के ऊपर मंगल केतु का प्रभाव है कि मैं किचन में बहुत ही नॉर्मली काम कर रही थी, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन छुई और उससे मुझे करंट लग गया, मैं आज बस प्रभु को प्यारी होती होती बची हूँ, या फिर कोई घर में कुकर फटने की समस्या आ गई, या फिर गैस लीकेज की समस्या आ गई। तो वो सारी समस्याएं तभी होती हैं जब शुक्र के ऊपर मंगल केतु का एक संयुक्त प्रभाव हो, और अगर ये योग मंगल या सूर्य की राशि में बन जाते हैं तब ऐसे में ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक ग्रह है, मंगल अग्नि का कारक ग्रह है। ये दोनों जो ग्रह हैं ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं राहु केतु के प्रभाव में। तो ये तो एक नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा
सूत्र हो गया जो आपको अधिकांशतः कुंडलियों में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ये कहेंगे कि भाई एक दिन में जन्म लेने वाले लगभग लगभग सभी लोगों की कुंडली में इस तरह के योग मिलेंगे, तो क्या सबकी एक समय के बाद डेथ हो जाएगी, या जो टाइम पीरियड में राहु केतु वहां पर ट्रांजिट करेंगे या उस घटना का समय बनेगा, क्या सबकी डेथ हो जाएगी? देखिएगा, डेथ के प्रोडिक्शन के लिए मैं ये कहता हूं कि डेथ का प्रोडिक्शन निकालना वास्तव में सबसे टिपिकल टास्क है, कि किसी व्यक्ति की इस तारीख को, इस डेट, इस वर्ष में डेथ हो जाएगी, ये प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। किंतु फिर भी आप केवल इतने सूत्र से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस वर्ष में आपके साथ एक एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर इस व्यक्ति की कुंडली में एक एक्सीडेंटल दुर्घटना के योग बनते हैं। ये इतना देखकर ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं पाराशरी ज्योतिष की बात। पाराशरी ज्योतिष कहती है कि अष्टम भाव और लग्न जब मारक और बाधक भावों से संबंध बनाए, तब ऐसे में व्यक्ति अल्पायु होने की संभावना होती है। लग्नेश और अष्टमेश अगर किसी कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं, लग्नेश का मार्केश के साथ में युति संबंध हो या मार्केश के साथ में परिवर्तन हो, तब किसी व्यक्ति के अल्पायु होने की संभावना होती है और किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। साथ ही साथ पाराशरी ज्योतिष ये भी कहती है कि लग्न पर और अष्टम भाव पर मंगल राहु के प्रभाव हो, तब भी किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको उस तरह के केसेस को एनालिसिस करने में, समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। यहां मैं फिर एक बार कह देना चाहूंगा कि डेथ का एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना बहुत ही बड़ा अपने आप में एक किसी व्यक्ति का सौभाग्य है कि किसी ने डेट निकाल कर दी और उसी डेट पर डेथ हो गई। आप एक्सीडेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो, व्यक्ति की लाइफ में कोई उस समय में मेजर सर्जरी प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको कोई बहुत बड़ा शारीरिक लॉस हो जाएगा, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। मगर इतना मेरे अनुभव में तो नहीं आया कि मैं कुंडली देखकर, या उस तरह के विद्वान मुझे नहीं मिले कि पहले से कुंडली देखकर ये कह दें कि इस तारीख को इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। हालांकि कुछ योगी पुरुष ऐसे हुए हैं, तो उनकी एक अलग बात है। तो एक कुंडली मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें मैं आपको ये रूल समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये है 4 अप्रैल 2001 की कुंडली है। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इस लड़के की डेथ हो गई। तो सबसे पहले हम नाड़ी ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में, पुरुष की कुंडली में गुरु पाप कर्तरी में फंसेगा या राहु से जस्ट क्लोज डिग्री पर होगा, तब उस व्यक्ति के अल्पायु होने की संभावना होती है, या उस व्यक्ति की लाइफ में एक्सीडेंटल इश्यूज बने रहते हैं, या फिर उसको कोई ऐसी मेजर डिसीज होने की संभावना होती है जिससे उसका जीवन अपने आप में एक मृत्यु तुल्य कष्ट वाला हो जाता है। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गुरु यहाँ पर 14 डिग्रीज का है। नाड़ी ज्योतिष में जब योग बनाते हैं तब मैंने आपको सिखाया था कि डिग्रीज के हिसाब से योग बनाते हैं। जब हम गुरु के साथ डिग्रीज के हिसाब से योग बनाएंगे तो हम देखते हैं शनि यहाँ पर 4 डिग्री का है, गुरु यहाँ पर 14 डिग्रीज का है, और उसके जस्ट आगे कौन सा ग्रह है? राहु, दैट इज 16 डिग्रीज। अब हम गुरु को देखते हैं। गुरु दो मैलेफिक्स के बीच में फंसा है, एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है। तो यहां पर ये इंडिकेशन निकल कर आता है, गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है वहां पर जीवन शक्ति को कम दिखा रहा है। ऐसे में ये बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के साथ या तो कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है या इस व्यक्ति को कोई गंभीर रोग होने की संभावना है। ये स्थिति तो हमारे पास जब निकल कर आती है जब हमारे पास लग्न भी नहीं है। हमें अगर केवल ये पता है कि इस व्यक्ति का जन्म 4 अप्रैल 2001 को हुआ है, हमें नहीं पता कि इसका लग्न कौन है, लग्नेश कौन है, तब हम केवल गुरु की स्थिति से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, आपको मोर देन 80% केवल इसी से एक्यूरेसी मिल जाएगी। इसके बाद अगर हमारे पास जन्म का समय है तब हम हाउसेस के प्लेसमेंट ले सकते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर जो राहु बैठा है वो अष्टम भाव में बैठा है।
अष्टम भाव के राहु को ज्योतिष शास्त्र में सौम्य काल कहा गया है, यमराज कहा गया है। और मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि जब भी राहु केतु अष्टम भाव में अकेले बैठे हों, किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव में ना हो, तब ऐसे में राहु केतु और भी ज्यादा अपने फल देने में सक्षम हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंपैक्ट हो, वो बहुत ही तेजी से व्यक्ति के जीवन पर आते हैं। यहां हम देखते हैं कि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, राहु के साथ में कोई भी ग्रह नहीं। जब राहु के साथ में यहां पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो यहां पर राहु अष्टम के पूरी तरह से क्वालिटीज को गुरु के ऊपर ट्रांसफर करेगा, और गुरु के जस्ट आगे क्योंकि राहु बैठा है, तो गुरु को राहु, क्योंकि वक्री चलता है, उल्टा चलता है, बिल्कुल खाने के लिए बैठा है। एक तरह से राहु इंतजार कर रहा है कि कब ये मेरे पास आए और मैं इसको निगल लूं। अब ये घटना होगी कब? ये निकलेगा प्रोग्रेशन से और ट्रांजिट से। अब इसको आप एक तरह से और समझो, जैसे कि ये गुरु है, एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके आगे एक व्यक्ति बैठा है राहु, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा गुंडा है, और इसके पीछे एक बैठा है व्यक्ति शनि। अब आप देखिए गुरु की स्थिति, देखिए गुरु दो ऐसे लोगों के बीच में फंस गया जो कि अपने आप में गुंडे हैं। शनि हो गया, राहु हो गया, तो गुरु की स्थिति क्या होगी? गुरु की स्थिति ये होगी कि गुरु के पास जो कि जीवन शक्ति है, जो ऑक्सीजन है, वो होगी ही नहीं। चलिए, हमें इसका पता है कि ये व्यक्ति एक्सीडेंट में इसकी डेथ हुई है। अगर मेरे पास ब्लाइंडली हॉरोस्कोप आता है, तो मैं नॉर्मली उस व्यक्ति को ये बोलूंगा कि आपको लंग्स से रिलेटेड कोई बड़ी समस्या हो सकती है, या फिर ब्रेन हेमरेज होने की समस्या हो सकती है। अब उसके दो रीजन है। गुरु को क्या है? ऑक्सीजन माना गया है। जब भी गुरु राहु का संबंध बनेगा, तब व्यक्ति को अपने लंग्स में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी पाई जाएगी। आप उठाकर देखिएगा, जिस कुंडली में गुरु राहु की युति हो, या गुरु के जस्ट आगे राहु बैठा हो, उस व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री आप उठाकर देखिएगा, उसके लंग्स में आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे। अब वो रीजन हो सकते हैं, नेचुरली भी हो सकते हैं, उसके लंग्स में कोई इशू हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, तो उस वजह से उसको कोई उस तरह का इश्यू क्रिएट हो गया हो। और ये योग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का भी योग है। जब भी इस योग में किसी व्यक्ति की डेथ होगी, उस व्यक्ति की डेथ होगी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से। दूसरा, मैंने आपको कहा कि ब्रेन हेमरेज भी ऐसे लोगों के साथ होते हुए देखा गया है। उसके रीजन क्या होते हैं? ब्रेन हेमरेज मोस्टली जब होता है, जब आपका या तो बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। और ऑक्सीजन का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। और राहु का जब यहाँ पर गुरु पर इंपैक्ट आता है, तो ये आपकी ऑक्सीजन को, बॉडी की जो ऑक्सीजन है, उसको कहीं ना कहीं संकुचित कर देता है। तो इसलिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लंग्स बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं कर पाते, ब्रेन हेमरेज होने की समस्या होती है। इस तरह की समस्या यहाँ पर आप ब्लाइंडली प्रेडिक्ट कर सकते हैं नाड़ी ज्योतिष की सहायता से। और एक्यूरेसी में जाना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास लग्न होना चाहिए। अब जब आपके पास लग्न होगा, तब आप पाराशरी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। अगर आपके पास लग्न नहीं है, तो आप प्योरली नाड़ी के कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिएगा। और अगर आपके पास लग्न है, तो यहाँ पर आप पाराशरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही एक्यूरेटली रिजल्ट मिलेंगे। अब